धन्यवाद जंगल साहब। स्वर्गीय मूलचंद पारिक जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ हमारे श्री नित्यानंद पारिक साहब का, जो स्मृति संस्थान के अध्यक्ष हैं, क्योंकि जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेते या मुझे स्नेहपूर्वक आमंत्रित नहीं करते तो मुझे एक महान विभूति के इतने बड़े विराट, मैं कह सकती हूँ, व्यक्तित्व के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके इस कार्यक्रम में आने का अवसर नहीं मिलता। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है। मंच पर विराजमान मेरे भाई गजेंद्र सिंह साखला जी, जोशी साहब, श्री डॉक्टर मीना जी, और मंच के सामने बैठे बीकानेर के सभी मेरे बड़े भाइयों, बहनों, माताओं और युवा साथियों, मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जिस समाज में स्वर्गीय मूलचंद पारिक जी जन्मे, उसी समाज में मुझे भी पैदा होने का अवसर मिला। तो ये मेरा दुगने गौरव का पर्व है। आज माँ सरस्वती के पूजन का भी दिवस है, बसंत पंचमी है, तो ये संयोग ही हो गया कि हम लोग माँ के पूजन के साथ ही महान शख्सियत को भी नमन करने के लिए उपस्थित। मैं समझती हूँ कि संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रतीक रहे मूलचंद जी पारिक साहब, और बीकानेर की धरा के लिए तो गौरव का प्रतीक है। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे मिली, क्योंकि जब हम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमारे स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं तो अपने शहरों तक सीमित हो जाते हैं, और शहरों तक सीमित होकर उन्हीं को याद कर लेते हैं जो उस शहर के रहने वाले हैं। और कई बार मन में आया भी, क्यों ना ऐसा आयोजन किया जाए कि समग्र रूप से राजस्थान के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबको हम एक मंच पर एकत्रित करें। आपने कविता पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कविता में भावनाएं भी वो थी जो आपने उनके साथ साझा की और अनुभव किया। एक पितृतुल्य शख्सियत की अभिव्यक्ति आपने की। मीना जी इतर विचारधारा की समर्थक हैं, लेकिन उनकी भावनाओं में भी कोई कमी नहीं। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि कोई व्यक्ति जिसने आजादी दिलाई देश, जिसके अंदर देश की आत्मा बसती हो, उस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं होती, उसकी एक ही विचारधारा होती है, मातृभूमि के प्रति उसकी भावना, उसका समर्पण। और ऐसी विशाल शख्सियत को याद करने, स्मरण करने के कार्यक्रम में यदि हम प्रतिभागी बनते, चाहे कम संख्या में चाहे ज्यादा संख्या में, तो हम सौभाग्यशाली। अभी मैं पारिक साहब, मैंने सब वक्ताओं को सुना, कहीं भी कोई ऐसा वक्ता नहीं था जिसने कहा हो कि साहब मूलचंद जी में कोई कमी होती। ये कब होता है आपको मैं बताऊं? जब व्यक्ति लार्जर देन लाइफ हो जाए, यानी जीवन से बड़ा एक व्यक्ति बन जाए और उनकी व्यक्तित्व में सबको समाहित हो जाए, सर्वसमावेशी व्यक्तित्व को ही याद किया जा सकता। यूं तो कोई गुजर जाता है तो सभी उसके लिए अच्छाई की बात करते हैं और उसे चंद दिनों के लिए याद भी करते हैं, चाहे वो कितना ही बुरा रहा हो अपने जीवन में। लेकिन जो व्यक्ति देश की आजादी की लड़ाई का प्रतिभागी हो, जिसने हमें जीना सिखा दिया हो, जिसने हमें स्वतंत्रता का महत्व बता दिया हो और स्वतंत्रता के बाद संस्कारों के से परिपूरित होकर के कैसे जीवन जीना है उसका मार्ग दिखाया हो, वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। आपने, मैंने, किसी ने भगवान को देखा है क्या? ऐसी विभूतियों के ही मार्गदर्शन पर चलकर, उनके कदमों का अनुगमन करके हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। मैं बहुत से स्थानों पर जाती हूँ, राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक होने के कारण मेरे व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ही देखा जाता है। लेकिन सौभाग्य तब होता है जब ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं जहाँ विचारधाराओं का कोई लेना देना नहीं, वहां पर समकक्षी सोच और सर्वस्पर्शी विचारों का ही आदान प्रदान होना चाहिए। गजेंद्र जी, आप अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए मैंने आपकी हमेशा प्रशंसा की और आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। हालांकि मैं इस मंच का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहती, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे की भी भावना मैंने यहाँ पर महसूस की। अब देखिए, स्वर्गीय मूलचंद पारिक जी को पाठ्यक्रम के माध्यम से याद करेंगे क्या? ये तो एक औपचारिकता होगी। जब तक बीकानेर का प्रत्येक एक नागरिक जिसने उनके साथ जीवन जिया है, जिसने उनके संस्कारों को अपने बच्चों में ढाला है, वो ये संकल्प नहीं लेगा कि इनको याद रखा जाए, तो ये कभी याद रखे नहीं जाएंगे। ये तभी याद रखे जा सकते हैं जब बीकानेर की धरती में इनके जयकारे गूंजेंगे, इनकी जयंती और इनकी पुण्यतिथि। हमारे नित्यानंद जी पारिक साहब, ये मुझे शायद 3-4 वर्षों से आमंत्रित कर रहे थे। मेरी मजबूरियां थी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी पार्टी की।
और मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसी जिम्मेदारी क्या, जब तक मैं अपने ही पुरोधाओं को स्मरण करने, नमन करने के लिए न जा पाऊं। आपका बहुत धन्यवाद, इस बार आपने मुझे याद किया और मुझे बुला करके यहाँ एक ऐसा सम्मान दिया है। देखिए, सम्मान बहुतेरे होते हैं, कोई जीत जाता है उसका सम्मान होता है, कोई उपलब्धि होती है, कोई एग्जाम पास कर लेता है उसका सम्मान होता है, लेकिन वास्तविक सम्मान ये है कि किसी सम्मानित व्यक्ति को याद कर लो, स्मरण कर लो, उनके आदर्शों का उच्चारण कर लो और छोटा सा एक संकल्प लेके यहाँ से चले जाओ कि साहब मुझे उनके आदर्शों में से कुछ अंश को अपने अंदर आत्मसात करना है, उसको जीना है। दूसरे को तो मैं तब सिखाऊंगी जब मैं खुद जीना सीखूंगी। आपने सही कहा गंगा साहब, गंगा साहब कि ये दुविधाओं का दौर है, सूचना के प्रसारण का दौर है, जिसमें विवेकशीलता है ही नहीं। आज न जाने क्या व्हाट्सएप पर आ जाए और उस पर विश्वास कर लिया जाता है। अब और बड़ी बातें तो छोड़ो, जब कोरोना काल आया तो न जाने कौन कौन से उपचार और कौन कौन सी चीजों का संचार हो गया, और हम अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों से दूरी बना तो रहे थे, एक आवश्यकता थी, लेकिन ऐसी दूरी बना ली कि गरीब की तो सोच ही नहीं। अगर हमने उस समय स्वर्गीय मूलचंद पाली जी का स्मरण कर लिया होता, जिस स्कूटी की दुहाई आप दे रहे हो, मुझे नहीं लगता एक भी गरीब मरता। लेकिन उस समय अपना जीवन बचाने का संघर्ष हम कर रहे हैं। उस दौर में सबसे अच्छी सुविधा मेरे जैसे व्यक्ति को क्या मिली कि अपने घर के दायरे में सीमित होकर अपने परिवार के साथ रहना सीखा, जो हम भूल गए थे लगभग। और इस दौड़ती जिंदगी में सबसे जो कमजोर चीज रही वो ये रही, संबंधों के निर्वहन की परंपरा ध्वस्त होती जा रही। इस कोरोना से हम दुखी जरूर हुए, लेकिन अपनों को पहचानना, उनके साथ जीवन जीने का एक अनुभव भी मिला। इससे बुराई में अच्छाई को खोजना सीखना पड़ा, और साथ ही साथ हम सबको एक रास्ता दिखाने का काम। हमारे अभी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष दोनों, उनमें से किसी एक ने कहा कि हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, हम उनके प्रति अनुराग रखते थे, और उन्होंने कहा मेरी व्यस्तता है, हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो मुझे जाना होगा, प्रोटोकॉल है। भाई, मैं पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, इसमें कोई दौराई नहीं है, लेकिन मेरा उनसे निवेदन कर दीजिएगा, आप भेजिएगा मेरा संदेश, मंत्री जी को यहाँ लाइए। इस पुण्य आत्मा, इस पुण्य प्रतिमा के आगे नतमस्तक होंगे, तब भारत की आत्मा, भारत का निर्माण संभव है। मैं इससे नहीं कहती कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हूं और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मैं इससे कहती हूं कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कोई विचारधाराओं के आधार पर नहीं लड़ी जा रही थी, देश के प्रति कुर्बानी की भावना के आधार पर लड़ी जा रही थी। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, क्या हम राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कभी सोचते हैं? 13 फरवरी, 2 दिवस पहले, भारत की कोकिला कही जाने वाली स्वर्गीय सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन था। वो भारतीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम सब 8 मार्च को ही तत्पर होंगे महिलाओं के सम्मान की बात करने की। भारतीय संस्कृति सिर्फ नारों से नहीं बच सकती। मैं भी कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, मेरी बेटी भी कॉन्वेंट से पढ़ी है, मेरा बेटा भी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन मैं घर में स्वीकृति नहीं देती कि आप अपनी पाश्चात्य संस्कृति को वहां पर जिंदा रखो। यदि जीवन रखना है भारत की आत्मा को, तो ऐसे लोगों को याद रखना पड़ेगा जो अपने जीवन को स्वाह करके हमारी जिंदगी को सुधार गए, जो हमें ऐसा देश दे गए जहाँ हम भाई भाई की तरह रह सकते हैं। जिस गंगा जमुनी संस्कृति की आप बात कर रहे थे, ये गंगा जमुनी संस्कृति साकला जी हमारी आपकी देन नहीं है, हम सब तो दूषित करने पर आमदा है। ये उनकी देन है जिन्होंने सोचा ही नहीं कि धर्म भी आजादी की लड़ाई का हिस्सा हो सकता है। और ये देश आज सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबका सम्मान है, हम सब तरह के धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि मुझे किसी पार्टी की विचारधारा को प्रतिपादित करना है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि 40 पार होने के बाद हर व्यक्ति को समझ आ जाना चाहिए कि ये दुविधाओं के दौर से निकलने के लिए खुद तो संघर्ष करना है, आने वाली पीढ़ी को भी समझाना है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे भाई ये सब तो मैंने मेरे पूर्वजों से लिया है, ये तो मेरा इनहेरिटेंस है। ये इनहेरिटेंस नहीं है साहब, ये आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों से चुरा रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यदि किसी संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम इन बच्चों का हक मार रहे हैं। अब ये गुणवत्ता कौन समझाए इसकी भागम भागी के दौर में? आज तो हमको, मैं भी राजनीति से ताल्लुक रखती हूँ, जीत ही सब कुछ होती है, ये मैं समझती हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस।
मुझे मेरे पिता भी कहते थे ये बात, ताकि मुझ में ऊर्जा आए और मैं प्रगति कर सकूं। और मुझे मेरे पिता तो एक राजनेता जी ने भी कही। तो मैंने कहा महोदय इसके आगे भी एक चीज होती है। तो बोले क्या? मैं कहा सक्सेस ऑलवेज ऑब्फस्केट्स डिफीट्स एंड फेलियर्स, यानी सफलता के भीतर भी कमजोरियां व्याप्त होती है, उन पर हम पर्दा डाल करके और ये कहते हैं कि सफलता ही सब कुछ है। अगर सफलता ही सब कुछ होती तो आज अर्चना शर्मा मंच पर नहीं बैठती, क्योंकि मैं 2 चुनाव हारी। लेकिन चुनाव हारना ही जीत नहीं होती, समाज में सम्मान का भी एक पात्र होना सबसे बड़ी चीज है। ऐसे ही देखो, जब हम ऐसी शख्सियत को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, अब मैं कहने लग जाऊं क्योंकि उनके जीवन पर तो हमारे नित्यानंद जी पारिक अपने जीवन को स्वार्थ है। इनका क्या स्वार्थ है मुझे बताइए? कोई स्वार्थ नहीं। इनके साथ जुड़े हुए लोग भी कर ही लोगे, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। लेकिन विचार गोष्ठियों का आयोजन हमें पुनः सोचने, रिफ्लेक्ट करने का समय प्रदान करता है। और मैं कहती हूँ अच्छे विचारों के आदान प्रदान से अच्छे मार्ग पर चला जा सकता है। अब मेरे भाई बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग भी है, आपने जीवन के सारे सावन देख लिया, आपके यहाँ सफेदी आ गई बालों में, आपके अनुभव का अकूत भंडार है। आजकल रंग कर लेते हैं लोग, लेकिन जो सफेद रखते हैं इसका मतलब उन्होंने जीवन को सच्चाई के साथ जिया है। कहते हैं ना, ये सिल्वर लाइनिंग है इसमें, यानी सारी अंधेरे में एक सिल्वर लाइनिंग है। ये सिल्वर लाइनिंग आप हो, हमारी धरोहर हो आप। अब लोग ऐसे महिलाओं के बारे में व्याख्या कर देते हैं। 8 मार्च को करेंगे सब, महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, क्यों मीना जी कहेंगे ना, महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए, महिलाएं इस देश में पूजी जाती है। फिर एक संस्कृत का श्लोक भी बोले, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं भी सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मैंने कहा कि भाई इसके आगे भी आता है क्या? बोली यही तो होता है मैडम, जहाँ महिला की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। मैंने कहा नहीं, यत्रैतास्तु न पूजन्ते सर्वा सतत्रा फला क्रिया। जहाँ नारी का अपमान होता है वहां पर दुष्ट निवास करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जहाँ पैराडॉक्सेस होते हैं, यानी कि जहां पर हम व्यस्तताओं का, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि उठ के चला जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? आप लोग। मैं प्रवक्ता के तौर पर बहुत बोलती हूँ, इतना बोल चुकी कि मेरा खुद का मन भर गया। और जब मन भर जाता आदमी क्या करता है? थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट जाने की कोशिश करता है। लेकिन मजा कहाँ आता है बोलने वाले को? जहाँ सुनने वाला विवेकशील हो, जिसमें बैठकर बात को सुनने की क्षमता हो, आत्मसात करके अगर विरोध भी हो तो बाद में अभिव्यक्त कर दे, लेकिन सुनने की क्षमता रखता हो। और जिसमें सुनने की क्षमता होती है वही सबसे बड़ा वक्ता होता है, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। फिर एक चीज पे आ जाओ, कहते ना मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब मैं कहती हूँ मैन इज नोन बाय द वर्ड्स ही स्पीक्स। हो सकता है मैं आपके साथ बैठ जाऊं, मैं मीना जी के साथ बैठी थी, वो आपकी मेयर साहब भी बैठी थी यहाँ पर, तो कहे साहब ये तो भाजपा के लोगों के साथ बैठ गई, तो ये तो मेरी नहीं, मैं तो एक बात बता रही हूँ। लेकिन मैं तभी बुरी हूं जब मैं उनकी बुराई को ग्रहण कर लूं। एक व्यक्ति की शख्सियत उसके विचारों से अभिव्यक्त होती है। स्वर्गीय मूलचंद पारिक जी की शख्सियत उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिलक्षित हुई, जो बीकानेर का हर व्यक्ति उनको याद करता है, अपने गौरव स्वरूप के लिए नतमस्तक हो जाता है। तो आज ऐसी संगोष्ठियों का, ऐसे आयोजनों की बहुत महत्व है। इससे महत्व है क्योंकि जब मैं ही नहीं जानती स्वतंत्रता का संग्राम क्या था, क्योंकि मैं एक पुलिस अधिकारी की बेटी, मुझे सारी सुख सुविधाएं संपन्न परिवार मिला, मुझे कॉन्वेंट में शिक्षा दीक्षा मिली जहां पर स्वतंत्रता संग्राम का एक चैप्टर हिस्ट्री में होता था, और जो साइंस में चला गया उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब तो और दुविधा हो गई। अब दुविधा ये हो गई कि सिलेबस ही बढ़ गया, इतना सिलेबस हो गया कि आजकल वो कौन सा 20 स्कूल में भेजने लग गए बच्चों को कि भैया इसको तो बस 10वीं पास के विदेश भेजना है। और वो इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए जो भरना है उसके दिमाग में ठूसना है। तो ये इसका महत्व तब बढ़ जाएगा जब बीकानेर के गणमान्य नागरिक एक जिम्मेदारी ग्रहण करेंगे, और वो जिम्मेदारी ये होगी कि इनकी पुण्यतिथि और इनकी जयंती के अवसर पर विभिन्न और आयोजनों स्कूल्स में कोई स्पॉन्सर आ जाए जो जाकर के वहां पर निबंध आयोजन करे और बच्चों को 5 दिन का अवसर दिया जाए
और उनसे कहा जाए कि उनकी जीवनी को पढ़ो और उनसे जुड़े हुए चीजों के बारे में लिखो, कोई क्विज कंपटीशन हो जाए। क्योंकि देखिए इस दौर में तो शिक्षकों का महत्व भी गौण हो गया। एक क्लिक के आधार पर तो आप सारा कुछ ज्ञान ले लेते हो। अब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। नॉलेज तो ज्ञानदाता ज्ञान को अर्जित करवाने वाले को देता है, अपने अंदर से जो सीखा उसको देता है अपनी भावनाओं के साथ। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि मैं इंटरनेट खोलूं, a+b = abc², बस रट लिया, खत्म। अब ये तो पूछो कि ये कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला नहीं आता। तो ये सारी दुविधाएं हमारे साथ हैं। और मैं समझती हूँ कि जब मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में जाती हूँ तो मैं बहुत कुछ सीख करके जाती हूँ वहां से। मैं सीख करके जाती हूँ एक ऐसी महिला जिन्हें अवसर मिला उनके बारे में कविता लिख सकती है, एक ऐसी महिला जो दूसरी विचारधारा से चुनाव लड़ती है लेकिन उनके प्रति भावना रखती है, ऐसे लोग जो मंच पर दूसरी विचारधारा से जीते लेकिन उनके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, चाहे औपचारिक तौर पर। लेकिन औपचारिकताओं के इस दौर में भी अगर ये कुछ लेश मात्र बचा है तो इसे और जिंदा रखने की आवश्यकता है। देखिए, जब मैं मानती हूँ कि जीवन व्यस्तताओं का दौर है और आपने कहा ना समय सबसे बड़ा बलवान है, उसके आगे कोई नहीं टिकता है, लेकिन समय को मैनेज करने वाला ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। समय की कीमत हम सबको समझनी चाहिए। आपने सही कहा जंगा साहब, न जाने कब किसका समय पूरा हो जाए और वो तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जिसके पास जितना समय है उसका सदुपयोग कर लेगा तो जीवन की वैतरणी पार कर पाएगा। अन्यथा तो आते तो सभी है, जीते भी है, सारे मौज मस्तियां भी करते हैं, शौक भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन याद तो वही किया जाएगा जो स्वर्गीय मूलचंद पारिक जी की तरह सिद्धांतों पर चलेगा, संघर्ष से जीवन जिएगा, चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करेगा और स्कूटी पर चलकर भी आपको रास्ता दिखा देगा कि आपको कैसे अपने सुगम रास्ते को प्रशस्त करना है, कैसे उस पर चलना है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ पारिक साहब, क्योंकि किसी स्वतंत्रता सेनानी को स्मरण करने का अवसर जो होता है ना वो बिरलों को ही मिलता है। उन्हीं को मिल सकता है जो मन में श्रद्धा के साथ आते हैं, जो उनका सम्मान कर सकते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ती हूँ, मुझे 11 साल हो गए मीडिया का काम देखते हुए। तो हर 26 जनवरी को या अगस्त क्रांति दिवस को अमूमन हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। संख्या कम हुई तो हमेशा चिंता होती थी, जब हमारी पीसीसी से उनको फोन जाता था तो हम ईश्वर से कामना करते थे कि वो सकुशल हो। मेरे विधानसभा में भी मैं तो उनको बाई कहती हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं वो, लेकिन उनका बहुत बड़ा सम्मान है। खादी कॉलोनी में वो रहती है। जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद मेरे से गलती, मुझे सबसे पहले उनके यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन प्रचार के दौरान भी इतनी बड़ी माला लेकर के आंखों में आंसू लिए खड़ी थी कि बेटा इस बार जीत जाना। कितनी दुआएं और कितना सम्मान होता है। ये वो लोग हैं जो मैंने कहा ईश्वर तुल्य हैं, लेकिन वो खुद नीचे उतर के आ जाए अपने कमरे से, हमें माला पहना दे तो ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर जाए। तो ऐसा आयोजन भव्यता की दरकार नहीं रखता, ऐसा आयोजन भावनाओं के तहत होता है। उसके तहत यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इनकी यादें कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सिर्फ मूर्ति के रूप में याद नहीं किए जाएंगे, ये जीवंत व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाए। उसके लिए जरूरी है कि हम सब दौर है। इसीलिए कहती हूँ, अभी सोशल मीडिया में भाषण दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तो हर कोई विचारक हो गया और हर कोई स्वज्ञाता हो गया और हर कोई वक्ता भी हो गया आजकल। मैं आपको बता दूं, पहले तो गिने चुने होते थे, अब तो होड़ा होड़ी हो गई वक्ताओं की। इससे मैंने सोचा कि वक्ताओं की इस बाढ़ से थोड़ा दूर हो जाए, तो मैंने अवकाश ले लिया। मैंने थोड़ा सा अवकाश लिया इसीलिए। हालांकि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पैनलिस्ट हूँ, इसलिए अपनी जिम्मेदारी यथाकथा निभाती हूँ। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्शन के लिए मैं सही कह रही हूँ ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन
स्वयं के प्रतिबिंब का स्वयं आकलन करने का समय निकालना बेहद आवश्यक है। ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा नहीं है। अब मेरे भाई है ताराचंद जी बैठे जयपुर से मेरे साथ आए, मुझसे ज्यादा ये रोते हैं मेरे चुनाव हारने पर। तो मैं इनसे कहती हूँ कि भाई क्या है, तो ये कहते हैं कि आप जैसी महिला हार गई। मैंने कहा तो क्या हो गया, हार गए तो हार गए, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हार को ऐसे नहीं आत्मसात किया कि शायद मेरी जिंदगी का सब कुछ तबाह हो गया। व्यक्ति को हर क्षण तैयार रहना चाहिए, जैसे मौत के लिए हम तैयार रहते हैं। कभी किसी चीज का त्याग करना पड़े तो बिना किसी संकोच के त्यागने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हम ये चीजें सीख लेंगे तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी मुश्किल जीवन की सफल हो जाएगी। और ये हम सीख सकते हैं स्वर्गीय मूलचंद पारिक जी के जीवन दर्शन से, उनके व्यक्तित्व से, कृतित्व से। क्योंकि विचारधारा से इतर सोच रखने वाले को यदि वो आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि विचारधारा क्या थी, मैंने आपसे क्या कहा था, देश की विचारधारा, देश की एकता अखंडता की विचारधारा। अब देश आजाद हो जाए, अखंड हो जाए, उसके बाद विचारधाराओं का प्रतिपालन और उसका फलना फूलना, उसका इधर उधर जाना, इस रास्ते उधर जाना, वो स्वाभाविक है। लेकिन उस आत्मा को जिंदा रखना, सबको आशीर्वाद देना, समदर्शी सोच रखना, स्वविवेक के लिए प्रेरित करना, देश के मूल्यों का संरक्षण करना, संविधान को अक्षुण्ण रखना, ये सारे सिद्धांत ऐसी विभूतियां ही सिखाती हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आज आप और हम सब भाग्यशाली हैं। इस अवसर पर हम लोगों को यहाँ आने का, एकत्रित होने का, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी देती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए आभारी भी हूँ। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी शख्सियत को नमन करने के लिए बीकानेर की धरा पर पहुंची हूँ जो सपूतों की, वीरों की भूमि है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपको सुनने का बड़ा मन था और